नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई m.गुजर में। तो आज की जो अपनी क्लास है वो स्टैटिक की क्लास है। स्टैटिक के बारे में आज अपन को पढ़ना है, क्योंकि हफ्ता में अपने एक दिन होता है वो स्टैटिक की क्लास के लिए होता है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो स्टैटिक की क्लास है। और चूँकि अपन को पता है अपन स्टैटिक के अंदर UNO के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, तो आज जो अपना टॉपिक है वो भी कौन सा है, UNO है। आज की जो अपनी क्लास होगी, इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, इस क्लास में आज अपन यूएनओ को कंप्लीट कर लेंगे। यानी यूएनओ के जितने भी अंग हैं आज की क्लास में अपन उनको कंप्लीट कर लेंगे। 2 अंग अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कौन से अंग अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? अपन 2 अंग महासभा अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद अपन पढ़ चुके हैं। अब आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें जो बचे हुए रिमेनिंग जितने भी इनके जो 4 अंग हैं, टोटल अपन को पता है टोटल कितने अंग होते हैं। यूएनओ की अपन बात करते हैं तो इसमें टोटल अंग कितने हैं? 6 अंग हैं, ठीक है। इनके मुख्यालयों का अपन को पता है, 5 का एक ही जगह है। कौन सी जगह है वो? मैनहट्टन न्यूयॉर्क। बाकी एक का अलग है, वो कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। और वो किसका है? वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो आज की जो अपनी क्लास है, आज की अपनी पूरी क्लास इन अंग पे बेस है। और आज की क्लास में अपन यूएनओ के कंप्लीट अंग को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। 2 अंग हो चुके हैं अपने ऑलरेडी। आज का जो अपना अंग है तीसरा जो अपना अंग है वो कौन सा है? आज जो अपन पढ़ेंगे वो है सचिवालय। क्या होता है सचिवालय, क्या इसके काम हैं, कौन इसका हेड है, इसके हेड को क्या कहते हैं, ये सारी बातें अपन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सचिवालय है तो सचिवालय के जो भी काम है, मेन जो इसका काम है वो यही है कि प्रशासनिक जितने भी काम हैं, प्रशासनिक यूएनओ के जितने भी कार्य है वो कौन करता है? ये सचिवालय करता है, ठीक है। जितने भी यूएनओ के कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रम का डिसीजन कौन लेता है? ये सचिवालय लेता है, ठीक है। तो बात आती है कि इसके हेड को क्या कहेंगे? जो इसका प्रमुख होता है, जो इसका हेड होता है, उसको कहते हैं महासचिव, ठीक है। महासचिव कहते हैं उसको। देखो यूएनओ को मैंने बताया था आपको, यूएनओ की स्थापना मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे यूएनओ के हेड के बारे में नहीं बात की थी। आप में से किसी ने पूछा भी नहीं। जो यूएनओ का हेड होता है उसको भी महासचिव कहते हैं। तो क्या है कि जो सचिवालय का हेड होता है वही जो हेड बना है वही यूएनओ का कंप्लीट हेड होता है। यानी ये यूएनओ का भी महासचिव होता है और ये सचिवालय का भी महासचिव होता है, ठीक है। तो बात आती है कि अगर ये कोई भी महासचिव के पद पे चुना जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि इस पद पे कोई भी चुना जाएगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा। तो इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको चुनेगा कौन, इसकी जो नियुक्ति होगी इसकी नियुक्ति करेगा कौन? तो इसकी जो नियुक्ति में पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं महासभा के सदस्य। जितने भी महासभा के सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत भी अपना यूएनओ का सदस्य, इस महासभा का सदस्य है। और कब बना था इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भारत यूएनओ का सदस्य बना था वो कब बना था? वो 30 अक्टूबर को बना था। 30 अक्टूबर 1945 को बना था। ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो नियुक्ति महासभा के सदस्य करते हैं, 5 साल के लिए इनको चुना जाता है। इस पद को महासचिव कहा जाता है। ये सचिवालय का भी महासचिव होता है, ये यूएनओ का भी महासचिव कहलाता है। और अगर अपन बात करें कि वर्तमान में इसके हेड कौन है, अगर आप बात की जाए कि वर्तमान में, क्योंकि अपन को करंट भी साथ में करना है, तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके हेड कौन है तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये इनके महासचिव हैं। और आजकल एग्जाम में ना सिर्फ महासचिव का पूछा जाता है बल्कि ये भी पूछा जाता है कि ये महासचिव कौन से देश से हैं। तो हमें ये भी याद रखना है ये पुर्तगाल से हैं, ठीक है। कौन से देश से हैं? पुर्तगाल देश से हैं, ठीक है। अब अगर बात आती है कि इनको कब चुना गया था, तो इनको चुना गया था 2017 में, ठीक है। अब बात बनती है कि अगर 2017 में इनको चुना गया था तो इनसे पहले कौन थे, उनका भी हमें पता होना चाहिए। उनका नाम है बान की मून, ठीक है। बान की मून। अब इसके नाम से पता चल गया होगा कि ये कहाँ के हैं, ये हैं दक्षिणी कोरिया के। और ये कब से कब तक थे?
ये 2006 से लेके 2016 तक थे। 17 में फिर कौन बन गए थे? एंटोनियो गुटेरेस बन गए थे, जो कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। अब चूंकि अपन ने करंट की बात की, वर्तमान के अपन ने महासचिव देखे, उसके बाद पहले कौन थे वो अपन ने देखे, तो अब अपना एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट महासचिव कौन थे। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना एग्जाम में कि फर्स्ट महासचिव कौन थे। वर्तमान का सबको याद हो जाता है, और इसके अलावा इससे पहले कौन था इसका भी याद हो जाता है। कई बार कन्फ्यूजन कहाँ आता है कि फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट के लिए जो इनका नाम है वो है ट्रिगवी ली, ठीक है। और बात आती है ये कौन से देश से थे, तो ये थे नॉर्वे से। अब कोई बता सकता है कि ये किस साल में चुने गए थे? अगर कोई आइडिया लगा सकता है कि ये किस साल में बने थे, किस साल में ये चुने गए थे? ये जो चुने गए थे, ये चुने गए थे 1945 में, क्योंकि स्थापना भी तो 1945 में हुई थी, और ये रहते हैं 1952 तक, ठीक है, 1952 तक। क्यों? अब आप एक चीज़ देख रहे हो इसमें, 1945 से 5 साल करोगे तो 50 तक चले जाएंगे, लेकिन आगे जो करेंगे तो आगे सिर्फ 2 साल ही हो रहे हैं। लेकिन अपन ने क्या देखा कि जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 साल का है। तो ये कार्यकाल तो 5 साल का हुआ नहीं इनका, जो दूसरा कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल तो इनका 2 साल का ही हुआ। तो ऐसा क्या हुआ था इनके साथ कि इन्होंने 2 साल का ही कार्यकाल कंप्लीट किया, तो इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से महासचिव है जिन्होंने अपने पद पे रहते हुए अपने पद पे क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि महासचिव के पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी वो महासचिव कौन थे और वो कौन से देश के थे। तो अपन को दोनों क्वेश्चन याद रहना चाहिए। इस्तीफा किसने दिया था? वो थे ट्रिगवी ली, ठीक है। कहाँ के हैं? नॉर्वे के, और यही पहले महासचिव हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पद पर रहते मृत्यु हो गई हो, पद पर जो मृत्यु हुई थी वो कौन थे, तो उनका नाम था हेमर, ठीक है, हेमर। और ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने महासचिव के बारे में देखा। अपन ने क्या देखा? सचिवालय देखा, ठीक है। सचिवालय में सबसे पहले सचिवालय के कार्य क्या है? ये प्रशासनिक जितने भी यूएनओ के कार्य होते हैं उनको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। दूसरा अपन ने फिर क्या देखा कि जितने भी प्रोग्राम होने हैं यूएनओ के, उन प्रोग्राम को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो वो सचिवालय है। फिर अपन ने देखा अब इसका कोई ना कोई हेड होगा तो जरूर है। इसके हेड को क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। महासचिव है तो महासचिव 2 के कहे जाते हैं। कौन कौन? एक तो यूएनओ का जो हेड होता है उसको भी महासचिव कहते हैं, और दूसरा जो सचिवालय का हेड है उसको भी महासचिव कहते हैं। क्या ये दोनों अलग अलग पर्सन है? नहीं, ये दोनों एक ही आदमी हैं, बस इनको क्या दोनों के लिए एक बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इस पद को पे अगर किसी को चुनना है तो वो चुनेगा कौन? तो इसको चुनने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं महासभा के सदस्य, ठीक है। महासभा के सदस्य इनको चुनते हैं, तो कितने समय के लिए चुनते हैं? तो ये चुने जाते हैं 5 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए किसी को चुन लिया गया है तो क्या अब वर्तमान में इस पद पे कोई है? तो बिल्कुल है। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन से देश के हैं? पुर्तगाल के, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? बान की मून। कहाँ के थे? दक्षिणी कोरिया के। और कौन सी साल में चुने गए थे? देखो जो एंटोनियो गुटेरेस है वो 2017 में थे, तो इनसे पहले कौन होंगे? बान की मून। और बान की मून के लिए अगर आपसे सन पूछ ली जाए तो 2006 से 16 तक इन्होंने 2 टाइम पीरियड को कंप्लीट किया था। अब जब अपन ने वर्तमान देख लिया, इससे पहले देख लिया, तो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट महासचिव कौन थे। अब 3 क्वेश्चन और बनते हैं। फर्स्ट महासचिव कौन थे? वो महासचिव कौन थे जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? और वो महासचिव कौन थे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो इन तीनों क्वेश्चन के अपन को आंसर आने चाहिए। तो देखो पहले महासचिव कौन थे? वो थे ट्रिगवी ली। कहाँ के थे? नॉर्वे के। देखो अपन कई बार क्या इंडेक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इंडेक्स में अपन को पता है मोस्टली फर्स्ट पे जो देश रहता है वो कौन रहता है? नॉर्वे। तो यहाँ पे भी फर्स्ट महासचिव कौन हो गए? नॉर्वे के हो गए, ट्रिगवी ली। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन को दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वो भी कौन थे? ये नॉर्वे के ट्रिगवी ली। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि अब अगर वो कौन है जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, तो वो थे हेमर। और वो कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। तो इस तरह से अपन ने इसको क्या देखा? सचिवालय को कंप्लीट किया, सचिवालय के कार्य कंप्लीट किए, सचिवालय के हेड को देखा। और अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, सचिवालय का हेडक्वार्टर मैं कई क्लास में बोलते आ रहा हूँ, लगातार कहते आ रहा हूँ, आपको भी याद हो गया होगा कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क के अंदर इसका क्या पड़ता है? हेडक्वार्टर पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट अंग की ओर, जो अपना यूएनओ का 4थे नंबर का अंग है। 3 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि यूएनओ के हेड का क्या नाम है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट अंग की ओर। जो अगला अपना अंग है बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, कई बार चर्चाओं में भी रहा है, लास्ट ईयर में अपन ने देखा 2020 में खूब चर्चा में रहा था। तो जो दूसरा जो इसका चौथा अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, अब इसकी सबसे यूनिक बात जो मैं आपको लगातार कहते आ रहा हूं कि यूएनओ का सिर्फ एक ही अंग ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, और वो जो अंग है वो यही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो बात आती है इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, और ये पड़ता है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये पड़ता है। ठीक है, एकमात्र यूएनओ का अंग है जिसका मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। बाकी जितने भी इसके अंग हैं उन सब के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो इस तरह से इसके हेडक्वार्टर इसको एक तो अलग बनाता है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ये काम होता है कि कभी भी कोई देशों के बीच, जैसे अपने यहाँ देखो इंडिया में क्या करते हैं अपन, अपने देश से अगर किसी स्टेट में अंदर किसी इंडिविजुअल आपस में किसी के बीच में मतभेद हो रहा है तो उनके लिए क्या स्टेट में कोर्ट है जिनको अपन हाई कोर्ट वगैरह कहते हैं। ठीक है, फिर कोई देश में मतलब पूरे कोई दो राज्यों के बीच में कुछ हो रहा है तो उसको फिर जो सुनवाई होती है वो कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। जो अपना जो सर्वोपरि कोर्ट है, जो सर्वोपरि है, जिसके ऊपर कोई नहीं है इंडिया में, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देता है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या कहते हैं, सर्वमान्य कहे जाते हैं, यानी उसके ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते। ये एक भारत की बात है, एक देश की बात है। ऐसे ही हर एक देश का अपना क्या होता है, न्यायालय होता है। ये तो होगी देश की अपनी इंडिविजुअल अंदर की बात। ठीक है, अगर किसी दो देशों में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, अब उसकी सुनवाई के लिए भी तो हमें एक कोर्ट चाहिएगा ना, उसकी सुनवाई के लिए भी एक न्यायालय की जरूरत पड़ेगी, ताकि क्या हो कि किसी भी वार की कंडीशन ना आ जाए, कोई भी युद्ध की कंडीशन ना आ जाए, कि मतभेद इतना ना बढ़ जाए कि फिर वो तीसरे महायुद्ध की ओर अपन क्या कर जाए, प्रस्थान कर जाए। तो इस तरह से मतलब उन चीज़ों को रोकने के लिए अपन को देखो, पहले तो जो सुरक्षा शांति बनाने के लिए इन्होंने सुरक्षा परिषद का गठन किया था, यानी एक तरह से पुलिस फोर्स थी वो। अब बात आ रही है कि भाई अब न्याय के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से एक देश के इंडिविजुअल अंदर जो सिस्टम होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो सिस्टम को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और करवा कौन रहे हैं, यूएनओ करवा रहे हैं। तो जो इनका चौथा अंग है वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अब इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या काम करते हैं। जैसे अपने पाकिस्तान और भारत का क्या हुआ था, जो जाधव वाला क्या हुआ था, केस हुआ था, तो उसकी सुनवाई कहाँ चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रही थी। अपने जो कश्मीर जो ज़मीन है उसको लेके जो अपने सुनवाई वगैरह चलती है तो उसके लिए भी क्या कहते हैं कि भाई न्यायालय में चले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, ये दो देशों के बीच में कोई भी मतभेद हो जाते हैं, कोई भी उनके अंदर किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, तो उनके ऊपर जो उस पर क्या करवाने के लिए, सहमति बनवाने के लिए और उस मतभेद को ख़त्म करने के लिए, उस पर फैसला देने के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक न्यायालय की स्थापना की गई है, और उस न्यायालय का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अब बात आती है भाई कोई भी न्यायालय है तो उसके अंदर क्या होंगे, जज होंगे, जज के बिना न्यायालय नहीं हो सकता। तो इसमें बात आती है कि इसमें कितने जजों को चुना जाता है, तो इनमें टोटल 15 जजों को चुना जाता है। तो फिर बात आती है कि इनका कार्यकाल, भाई चुने हैं तो किस समय, कितने समय के लिए, तो इन्हें 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, 9 साल के लिए इनको चुना जाता है। अब बात आ रही है नियुक्ति की, तो अब इनकी नियुक्ति करेगा कौन, तो जो नियुक्ति का कार्य है तो वो हमें पता है, नो डाउट एक ही काम है, वो कौन है, महासभा। तो महासभा का कार्य होता है ये नियुक्ति वगैरह करना। तो महासभा के जितने भी सदस्य हैं वो भी इन जजों की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई इनका कार्यकाल 9 साल हो गया, अपने पास जज 15 पता चल गए, तो फिर बात आता है कि कोरम कितना होना चाहिए, कोरम कितना होना चाहिए। बात आती है ये कोरम होता क्या है, कोरम से समझते क्या हो आप। देखो कोई भी न्यायालय होता है तो उसके अंदर एक जजों की क्या बैठती है, पीठ बैठती है ना, एक समूह होता है जजों का कंप्लीट, उसको पीठ बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पे कितने हैं, अपने यहाँ पे बात करते हैं तो अपने 33 जज बैठते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पीठ हो गई। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है कि अपने जो कोरम होता है, कोरम मतलब होता है कि वो न्यूनतम संख्या, यानी वो मिनिमम से मिनिमम नंबर
के नीचे अगर आप नंबर रखोगे तो उस नंबर पे आप कोई भी केस की सुनवाई नहीं कर सकते। यानी मिनिमम इतने जज तो उस केस की सुनवाई के लिए होने ही चाहिए। वो संख्या क्या कहलाती है? कोरम कहलाती है। जैसे अपन को पता है यहाँ पे अपने कोरम कितना है? अपना कोरम है 3 मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, आप चाहो तो सारे के सारे जजों को बैठा दो, चाहो तो 4 कर दो, 5, लेकिन मिनिमम जो होता है कि इससे कम तो आप कर ही नहीं सकते, तो वो कितना है? 3 है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी क्या इसके लिए कोरम डिसाइड है? बिल्कुल डिसाइड है। कोरम है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो कोरम डिसाइड किया गया है वो 9 है। देखो कितना आसान है अपने लिए याद रखना, 9 साल का कार्यकाल और 9 ही क्या है? कोरम है, ठीक है। कोरम मतलब जो 15 जजों की इनकी पीठ है, उस 15 जजों में से कम 9 जज उस समय मौजूद होने चाहिए किसी भी एक केस की सुनवाई के लिए। 9 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 9 से कम कभी नहीं होंगे। ये वो कोरम है, ये वो मिनिमम रेंज है, ये वो मिनिमम कंडीशन है जो जजों की एक पीठ में होने ही चाहिए। उसको अपन क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। तो इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम आता है वो 9 आता है, ठीक है। अब बात आती है कुछ फैक्ट की, कि फैक्ट क्या है? फैक्ट ये आते हैं, क्या भारत से कोई इसमें चुना गया है? क्योंकि अपने देश से कोई चुना गया ये अपने लिए गर्व की बात होती है, ठीक है। तो अपने देश से देखो अब तक टोटल 4 लोग चुने गए हैं, ठीक है। तो वो 4 कौन कौन है? अगर अपन उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले तो देखो 4 कौन कौन है। एक तो है BN राव, जिसको क्या कहते हैं? वास्तुकार कहते हैं। किसका? संविधान का, ठीक है। ये वही BN राव है, ठीक है। ये 1952 में चुने गए थे, ठीक है। इसके बाद में चुने गए थे नागेंद्र सिंह, ठीक है। इसके बाद में चुने गए थे RS पाठक। इसको तो आप याद रख सकते हो, सीरियल भी आता है अदालत। अदालत में कौन होते हैं? पाठक ही तो होता है जो क्या हर केस को जीतता है, ठीक है। तो RS पाठक हो गए। और फिर है दलवीर भंडारी। देखो सबसे पहले BN राव, जिनको वास्तुकार भी कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नागेंद्र सिंह, फिर आते हैं RS पाठक और फिर आते हैं दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी की खास बात क्या है? ये 2 बार चुने जा चुके हैं और अभी लेटेस्ट ये 2017 में चुने गए हैं, ठीक है। अब आप उसमें कितने ऐड कर लोगे? 9 साल ऐड कर लो कि इनका कार्यकाल कितना है, ठीक है। तो ये 2017 में चुने गए हैं दलवीर भंडारी। इनसे पहले भी इनको चुना गया था। और जो नागेंद्र सिंह है, ये जो नागेंद्र सिंह है, इनकी खास बात क्या है? ये एकमात्र भारतीय हैं, एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो चीफ जस्टिस के पोस्ट तक गए थे। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये चीफ जस्टिस की पोस्ट तक गए थे, क्योंकि इनमें भी तो एक चीफ जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा। तो जो चीफ जस्टिस की पोस्ट पे जो गए थे वो एकमात्र भारतीय थे, वो नागेंद्र सिंह थे। इसके अलावा BN राव चुने जा चुके हैं, दलवीर सिंह भंडारी चुने जा चुके हैं और इसके अलावा RS पाठक इसमें चुने जा चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इनको चुन लिया गया तो वर्तमान में कोई चीफ जस्टिस है क्या? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई चीफ जस्टिस है क्या? है तो उसका नाम क्या है? और नाम पता है तो अपन को उसका देश भी पता होना चाहिए, वो कहाँ के हैं। तो देखो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है यूसुफ क्वई, नहीं सॉरी, अब्दुल क्वई यूसुफ। क्या नाम है? अब्दुल क्वई यूसुफ, ये नाम है इनका। और ये कहाँ के हैं? सोमालिया के हैं। और इनको 2018 में चुना गया है। यानी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वो क्या नाम है उनका? उनका नाम है अब्दुल क्वई यूसुफ। और कहाँ के हैं? ये सोमालिया के हैं। और कब इनको चुना गया है? 2018 में इनको चुना गया। यानी वर्तमान में भी जो चीफ जस्टिस की पोस्ट है वो इन्हीं के पास है। तो इस तरह अपन ने कौन सा अंग कंप्लीट कर लिया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, जो अगला अंग है, जो 5 नंबर का अंग है, और जो 5 और जो 6, 2 अंग और बचे हैं अपने, इन दोनों अंग को भी आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं और जिसके साथ ही अपने UNA के अंग आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज उनको और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब जो अपन को पता है
4 अपन पढ़ चुके हैं। अब जो 5वें नंबर का जो इसका आता है, 5वें नंबर की जो इसकी अंग है, जो इसका अंग है उसको क्या बोलते हैं? देखो उसको बोलते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, जिसकी अपन शॉर्ट फॉर्म करते हैं वो होता है इकोसोक। ठीक है, इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। ये इसकी क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो नो डाउट इसके चयन कौन करेगा? तो इसका चयन भी महासभा करेगी। बिल्कुल करेगी, ये नियुक्ति करेंगी। तो ये नियुक्ति करेंगी तो कितने सदस्यों की करेगी? सदस्य की कितनों की नियुक्ति ये करेगी? तो ये सदस्य हैं 54, ठीक है। 54 सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा? महासभा के द्वारा की जाएगी, ठीक है। क्या इसका कोई अध्यक्ष भी होगा? बिल्कुल होगा। और इस अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा? महासभा के सदस्य करेंगे। और वो वर्तमान में कौन है? अगर इसका वर्तमान अपन को याद रखना है, ठीक है, तो वर्तमान में इसके हैं कौन है? मुनीर अकरम, मुनीर अकरम। और ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। और सबसे खास बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात और करंट से भी रिलेटेड बात वो ये है कि इन्हें लास्ट ईयर 23 जुलाई 2020 को इन्हें चुना गया था इस पद के लिए। सबसे करंट की लेटेस्ट बात यही है कि 23 जुलाई 2020 को मुनीर अकरम को चुना गया था, किसके लिए? इस पोस्ट के लिए। किसके पोस्ट के लिए? इकोसोक के अध्यक्ष के लिए, ठीक है। और अगर बात आ जाती है क्या, ये पाकिस्तान के, अब बात आती है कि जो इकोसोक है, इकोसोक का कार्य क्या है, इकोसोक की जरूरत क्यों है? देखो यूएनओ में अपन क्या देखते हैं, यूएनओ के क्या है? एक तो होते हैं अंग, ठीक है, और एक होती हैं स्पेशल एजेंसियां, ठीक है। अंग तो हमें पता है कितने हैं? 6 हैं। लेकिन जो स्पेशल एजेंसियां हैं ये बहुत सारी हैं, कुछ के जैसे आपने नाम सुने होंगे, जैसे आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, आपने IMF का नाम सुना होगा, आपने FAO का नाम सुना होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने भी आपने नाम सुने होंगे, आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, ये जो जितने भी आपने नाम सुने हैं, इसके अलावा आपने क्या कौन सा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, ये सब क्या है? ये यूएनओ की सारी क्या है? स्पेशल एजेंसियां हैं। अब क्यों मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ पे? वो इसलिए बता रहा हूँ, ये जितनी भी स्पेशल एजेंसियां हैं, यूएनओ की जितनी भी स्पेशल एजेंसियां, जैसे अगर एग्जांपल लिखें अपन, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसके अलावा FAO है, इसके अलावा ILO है, इसके अलावा IACO है, ये क्या है? देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WB वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल म्यूटेनी फंड, ठीक है, FAO ये होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इस IACO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एविएशन सिविल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी हैं, इसके अलावा यूनेस्को है, ठीक है, और भी बहुत सारी इसके क्या है? स्पेशल एजेंसियां हैं। तो इन जितनी भी स्पेशल एजेंसियां हैं, ये जितनी भी स्पेशल एजेंसियां हैं, इनको कोई ना कोई यूएनओ का अंग है, वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, दिशा निर्देश देगा, इनको कार्य समझाएगा। और वो जो दिशा निर्देश का कार्य है, जो वो इसके कंट्रोल का कार्य है, वो कंप्लीट जो स्पेशल एजेंसी का कार्य है वो कौन करता है? इकोसोक करता है। यानी जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसका कार्य क्या है? उसका यूएनओ की जितनी भी स्पेशल एजेंसियां हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई भी स्पेशल एजेंसी हो, उन सब का जो कंट्रोल है, उनको जो डायरेक्शन है उस देने का कार्य कौन कर रहा है? इकोसोक कर रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मुनीर अकरम। और वो कहाँ के हैं?
पाकिस्तान के हैं, हमारे पड़ोसी देश के हैं। और इन्हें कब चुना गया था? इनको 23 जुलाई 2020 को चुना गया था। लेकिन एक यूनिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो सदस्य हैं, इन सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, लेकिन जो ये अध्यक्ष चुने जाते हैं ये हर 1 वर्ष में चुने जाते हैं। फर्क है इन दोनों में, ठीक है। 54 सदस्यों को चुन लिया गया है, अब ये 3 साल काम करेंगे, लेकिन इन 54 सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो हर बार क्या होगा? हर 1 साल के लिए बनाया जाएगा। हर 1 साल क्या होगा? इसके अध्यक्ष चेंज होंगे। इसका मतलब जो मुनीर अकरम है वो कब तक हैं? 2021 जुलाई तक। इसके बाद में इसको चेंज कर दिया जाएगा, नए आ जाएंगे, वो अपन करंट के साथ अपडेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। इसका कार्य अपन ने देख लिया है। इसका हेडक्वार्टर नो डाउट न्यूयॉर्क में है। तो इसके काम अपन ने देख लिए हैं। अब एकमात्र अंग बचता है और लास्ट अंग है, और उस लास्ट अंग की एक खास बात मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। वो खास बात क्या है कि ये अंग वर्तमान में एक्टिव नहीं है, यानी इसने अपना काम करना बंद कर दिया। तो अपन को सिर्फ क्या देखना उसका? अपन को उसके सिर्फ ये पता करना है कि भाई इसने लास्ट काम कब किया था और दूसरा इसका हेडक्वार्टर क्या है। इन दो के अलावा अपन को उसके बारे में कोई बात जाननी नहीं है। तो जो एकमात्र इसका लास्ट अंग है उसका नाम है न्यास परिषद। न्यास परिषद, ठीक है, न्यास परिषद है। तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर तो मेरे को पता है, आपको कंठस्थ हो गया होगा, दिमाग में फुल बैठ गया होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब इसकी जो खास बात है, जो एक ही बात अपन को याद रखनी है, वो क्या है? एक तो देखो, ये आज के टाइम में एक्टिव नहीं है। क्या ये एक्टिव है? तो ये एक्टिव नहीं है। तो जिसने अपना जो लास्ट काम किया था, ये क्या करते हैं? न्यास का काम करते हैं, शांति बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो इसने लास्ट काम किया था वो किया था 1994 में, 1994 में। और किसके लिए? पलाऊ के लिए। पलाऊ एक देश है, पलाऊ के लिए इसने अपना आखिरी काम किया था। इसके बाद में न्यास परिषद की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद में इसको बंद कर दिया गया। अभी आज करंट के टाइम में ये नॉन एक्टिव अंग है, ऑर्गन है किसका? यूएनओ का। तो इस तरह से आज अपन ने अपनी क्लास में कंप्लीट 6 के 6 अंग को कंप्लीट कर लिया है। यूएनओ को एक तरह से यूएनओ के अंग अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपना जो बचता है वो यूएनओ की स्पेशल एजेंसियां बचती हैं, और स्पेशल एजेंसियों को अपन पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है, ऐसे तो बहुत सारी है, अपन किन किन को देखेंगे, लेकिन जो सबसे खास है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनको अपन देखेंगे। जैसे यूनेस्को को अपन को देखना है, क्योंकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट हमें से पूछी जाती हैं। इसके अलावा अपन को वर्ल्ड बैंक देखना है। इसके अलावा अपन को WHO देखना है। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा IMF की रिपोर्टें बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में अपन को डिटेल से जानकारी लेनी है। इसके अलावा देखो, अपन को हंगर इंडेक्स आता है, ये कौन जारी करता है, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो इन सारी जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल एजेंसियां हैं वो अपन अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपन ऑर्गन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे पढ़ने में और भी मजे आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। और साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो तो बायोलॉजी की होगी, तो अपन बायोलॉजी की क्लास में मिलेंगे सेल वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।